हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आइए आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का इतिहास, अध्याय नंबर 2। देखिए इसमें दिया है, आज हम पढ़ेंगे आखेट खाद्य संग्रहण से भोजन उत्पादन तक का जो मानव का सफर रहा, प्राचीन मानव से लेके आधुनिक मानव तक बनने में जो उसका सफर रहा, वो कैसा रहा, क्या-क्या परिवर्तन आए, क्या-क्या घटनाएं घटित हुई, तो लोग आखेट संग्रहण से उत्पादन तक पहुंचे। देखिए यहाँ दिया है कि जो आरंभिक मानव था, तो वो आखिर वे इधर-उधर क्यों घूमते थे? तो क्या कारण हो सकता है उनका इधर-उधर घूमने का? तो वो आखिर में इधर-उधर घूमते थे क्योंकि उनको भोजन चाहिए था। भोजन की तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति करते थे। जो प्राचीन काल के मनुष्य था या जो प्राचीन काल के मानव का जीवन समय या फिर उनका जो जीवनचर्या था उस समय, क्योंकि वर्तमान समय में हम देखें तो जो यात्राएं हम करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो सिर्फ हम भोजन के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे उद्देश्यों के लिए करते हैं। तो प्राचीन समय में सिर्फ भोजन के लिए ही क्या करते थे, वो एक स्थान पे रहते समय वहाँ संसाधनों की कमी हो जाती थी, जल की कमी, वहाँ पे जो वनस्पति हैं उनकी कमी, जीव जंतुओं की कमी, तो फिर उस स्थान को छोड़ करके वो दूसरे स्थान पे भोजन की तलाश में चले जाते थे। आइए देखते हैं, इसमें दिया है कि हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है, यानी आखेटक और संग्राहक। यानी वो आखेट कर क्या करते थे, शिकार करते थे और उससे जो भी वस्तुएं मिलती थी वो उसका संग्रह करते थे और उसका अपने भोजन के रूप में उपयोग करते थे। आमतौर पर वो खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां, चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। ये सारे उनके खाद्य सामग्रियां थी। इन सबका वो एकत्रण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति करते थे या भ्रमण करते थे। देखिए आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे और ऐसा करने के कई भी कारण थे। आखेटक वो थे जो अपने खाद्य संग्रह के लिए, खाद्य सामग्रियों की प्राप्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति करते रहते थे, घूमते रहते थे, भ्रमण करते थे। तो ये कहलाते थे आखेटक। तो और आखेटक का ऐसा करने के कारण क्या था? बहुत सारे कारण थे, जैसे यहाँ दिया है। पहला कारण दिया है। पहला कारण क्या है कि अगर वे एक ही जगह पे ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पे जाना पड़ता था। दूसरा कारण है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसलिए जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तो दो कारण है, एक तो अपने वो उस स्थान पे रहते थे, तो जब आसपास की वनस्पतियां संसाधन समाप्त होने के था कगार पे तो छोड़ के चले जाते थे, और अपने जानवरों के शिकार के लिए भी वे, मवेशियों के लिए भी अपना चारा ढूंढने के लिए, जैसे मवेशी या जो जानवर वहां से कहीं प्रसारित हो गए, कहीं दूसरी जगह वो चले गए, तो उसके पीछे भी जाया करते थे। ये दो कारणों से वो कहीं की गति करते थे या भ्रमण करते थे। तीसरा कारण दिया है, यह दिया है कि इसमें देखिए दिया है कि पेड़ों पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। यानी मौसम अनुसार आता है, तो जिस मौसम में जिस प्रकार के फल फूल आते थे उस मौसम में वो लोग उस जगह पे चले जाते थे, फिर वापस फिर उस स्थान पे लौट आते थे मौसम बदलने के बाद। चौथा कारण है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव तो होता नहीं है, और पानी झीलों, झरनों, नदियों में ही मिलता है। यदि कई नदियों, झीलों का पानी कभी-कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों, कुछ नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे के मौसम में पानी की तलाश में भी इधर-उधर भटकना पड़ता रहा होगा उस समय के लोगों को। या अभी भी है, किसी स्थान पे हम वर्तमान समय में देख के अनुमान लगा सकते हैं, कहीं पे सूखा पड़ गया, पानी के अभाव हो गया, एकदम धरती तप्त हो गई, तो लोग क्या करेंगे? वहां से माइग्रेट हो जाएंगे, दूसरी जगह प्रवास कर जाएंगे। आगे देखिए यहाँ दिया है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। यहाँ है कि पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग
आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। और यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए होंगे। और इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं, क्योंकि हड्डियों, पत्थर मतलब पत्थर के जो औजार है थोड़ा मजबूत होंगे तो उनका विघटन उतना नहीं होगा लकड़ियों की अपेक्षा, तो इनके औजार के अवशेष हमें अभी भी दिखाई देते हैं या मिल जाते हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए भी किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों का लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाड़ जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। यानी लकड़ी का प्रयोग के बहुत फायदे हैं, बहुत कई प्रकार के उपयोग करते थे। ईंधन का तो प्रमुख था ही, ईंधन के साथ साथ फिर जैसे जैसे मनुष्य की थोड़ी बौद्धिक क्षमता बढ़ी तो वो उसके साथ उनका घर बनाने में, झोपड़ियां बनाने में और औजार बनाने में भी लकड़ियों का प्रयोग किया करते थे। देखिए यहाँ पे पत्थरों का प्रकार दिया गया है, पत्थरों के किस प्रकार से औजार, मनुष्य थोड़ा सा जैसे उसका बौद्धिक क्षमता बढ़ा, उसे कुछ ऐसे नुकीली चीज की जरूरत पड़ी तो उसको ये काट करके इसको नुकीला किया गया है इस चित्र में। देखिए इस चित्र में दिया है कि जो बाएं चित्र है इसमें वो इस प्रकार के औजार है जो इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। यानी इससे जो भी पौधे थे उनके जड़ें खाने योग्य है तो इस औजार का वो प्रयोग करते थे। और ये वाला जो है ये औजार है, इसका प्रयोग करते थे वो जो जानवरों की खालों से बना हुआ था और कपड़े वस्त्र या उस समय बने होते थे उसको सिलने के लिए। तो देखिए इसका ये थोड़ा सा ये देख लीजिए यहाँ पे इसका जो नोक है ये थोड़ा चौड़ा है, यानी उतना नुकीला नहीं है। और इसका जो नोक है बहुत धारीदार है, तो इसका प्रयोग वो लोग करते थे वस्त्रों को सिलने के लिए। आगे देखिए रहने की जगह निर्धारित करना। जैसे इसमें दिया है कि लाल त्रिकोण वाले स्थान, इसमें अभी भी मैप में आगे देखेंगे, पहले ये देख लीजिए क्या दिया है। ये दिया है कि पुरास्थल है, मतलब लाल त्रिकोण वाले स्थानों को जिस इस मैप में दर्शाया गया है वो वैसे पुरास्थल है जहाँ पे आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिलते हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पे भी आखेट खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ गिने चुने स्थान दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो रेड कलर के त्रिकोण से दिखाए गए हैं ना, इसमें ये बता रहा है कि यहाँ पे आखेटक ऐसे लोग रहते थे खाद्य संग्राहक वाले। जैसे यहाँ पे देखिए भीमबेटका हो गया लाल त्रिकोण से, यहाँ कुरनूल गुफाएं, हुंसगी, ये सारे आपका चला गया इधर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की साइड दिखा रहा है। इसमें देखिए जो चौकोर दिखाया गया है नीले रंग का, ये है नवपाषाणिक पुरास्थल। इसमें आपका यहाँ हल्लूर हो गया, यहाँ पे पयमपल्ली दिखाई, यहाँ मेहरगढ़, बुर्ज होम, उसके बाद कोल्डीहवा, महागढ़, चिरांग, दावजली, हेंडिंग। तो ये सारे आपके नवपाषाणिक पुरास्थल हैं। ये जो हरे रंग से दिखाया गया है ब्रह्मगिरी, आदि चन्नलूर, ये सारे महापाषाणिक पुरास्थल हैं। ये आधुनिक नगर को दिखाया गया है इसमें, मुंबई हो गया, मुंबई, यहाँ पे कोलकाता, ये सारे आधुनिक नगर हैं। और ये जो दिखाया गया है नीले बर्फी के आकार का, ये है इनाम गांव। ये सारे हैं आरंभिक गांव, प्रारंभ में ये सब गांव में प्राचीन काल में प्रसिद्ध थे। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके, ताकि पत्थरों का उपयोग करके वो ऐसे हथियार बना सके, नुकीले हथियार, ताकि वो जो भी जैसे मांस थे उनको काटने में उनको हेल्प कर सकता है, सहायता कर सकता है। कोई वनस्पतियां हैं, कोई जड़ वाली ऐसी वनस्पतियां हैं जिनको जड़ों का वो खाने के रूप में उपयोग करते थे, तो उनका क्या कर सके वो उनको खोद करके आसानी से निकाल सके। क्योंकि उस समय उनको भोजन तो कंदमूल इन्हीं सारी चीजों से और जीव जंतुओं के मांस से प्राप्त होता था, तो उनके पास नुकीले हथियार होना भी आवश्यक था ताकि उनके इन कार्यों में सहायता मिल सके। देखिए जो भीमबेटका है, अभी ऊपर हम भीमबेटका देखें, भीमबेटका ये जो है वर्तमान समय में हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा।
इस पुरास्थल पे गुफाएं व कंदराएं मिली हैं, जो इन लोग गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी गुफाओं में निवास करने के कारण। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास स्थित है, जो भीमबेटका गुफाएं हैं। देखिए, प्राचीन समय में जो लोग थे वो क्या करते थे, शैल चित्र भी बनाते थे। शैल चित्र का मतलब जो पत्थर हुआ करते थे, जो गुफाएं होती थी, उन गुफाओं पे ही क्या करते थे, चित्रकारी किया करते थे। देखिए यहाँ पे उसी समय का एक इसमें चित्र दिखाया गया है कि इसमें क्या है, इसमें सुंदर उदाहरण दिया गया है। ये मध्य प्रदेश का, ये मध्य प्रदेश और जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में इस प्रकार का चित्र मिले हैं। इसमें देखिए दिखाया गया, ये कोई जंगली जानवर लग रहा है और ये शिकारी इसका शिकार करता हुआ, और ये क्या है, शैल चित्र है। आगे देखिए ये यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ दिया है पुरास्थल। पुरास्थल क्या होता है? देखिए, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे हमें औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, पुरास्थल। ये जो औजार, बर्तन, इमारत, इनके जो अवशेष होते हैं ये हो गया, इसे हम पुरातत्व कहते हैं। और इनका अध्ययन करने वाले को पुरातत्वविद कहते हैं। और ये औजार, ये सारे तत्व जिस स्थान पे पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं पुरास्थल। ऐसे ही वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में वे इन्हें वहीं छोड़ के चले गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र, नदी के तल में भी पाए जाते हैं। और इसमें हम और आगे देखेंगे। आगे देखिए, आगे दिया है कि आग की खोज। मानचित्र 2 में हम ऊपर अभी देखे हैं ना, वहां पे कुरनूल गुफा, जो कि आंध्र प्रदेश में लगभग स्थित था। तो यहाँ पे ये दिया है कि यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए पहले तो आग, फिर मांस भूनने के लिए, उसके बाद और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। यानी प्रकाश से जो खतरनाक जानवर होंगे उसको जला देंगे, वो डर करके भाग जाएंगे। तो इन 2-3 प्रकारों के लिए मुख्य रूप से प्रारंभिक समय में आग का आविष्कार किया गया। उसके पहले जो प्राचीन काल के लोग थे, आदि मानव थे, वो कच्चे मांस का सेवन करते थे। आइए नाम और तिथियां देखते हैं। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे क्या, पुरा पाषाण काल कहते हैं। ये 2 शब्दों, पुरा यानी प्राचीन, पुरा का मतलब है प्राचीन, और पाषाण यानी पत्थर, यानी कह सकते हैं प्राचीन पत्थर। तो ये पत्थर से बना है, पाषाण यानी पत्थर हो गया। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताते हैं, यानी उस प्राचीन स्थान पे जिस प्रकार के पत्थर पड़े उस आधार पे इनका नाम पड़ा, और वो वहां के औजारों के महत्व को बताते हैं। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से क्या दिए 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है पूरा पाषाण काल। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आरंभिक पूरा पाषाण काल। देखिए यहाँ पे हो गया आपका आरंभिक हो गया, फिर हो गया मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। यानी ये जो पूरा पाषाण काल है इसको विभाजित किया गया है 3 भाग में, आरंभिक, मध्य व उत्तर पूरा पाषाण काल। आगे देखिए यहाँ दिया है कि मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान जो भी घटनाएं घटित हुई अधिकांशतः इसी काल में घटित हुई हैं। आगे देखिए, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल से पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पे बहुत छोटे होते थे, यानी ये बता रहा है इसमें मध्य पाषाण युग की विशेषता। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो हथियार थे छोटे थे, इसलिए लघु पाषाण काल। प्रायः इन औजारों में हड्डियों, लकड़ियों के मुट्ठे लगे होते थे और लगे हंसिया जो होते थे और आदि जैसे औजार उस समय के मिलते हैं। यानी अब उनको पकड़ना, यानी मुट्ठे लगे हैं तो उनको पकड़ना काफी आसान हो गया और मजबूती से पकड़ सकते हैं, तो उनका और अधिक उपयोग कर सकते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले जो भी औजार भी इस दौरान हमें बनाए जाते हैं, जो पूरा पाषाण काल था उसके तो बनाए जाते थे मध्य पाषाण युग में। अगले युग की शुरुआत लगभग 10 साल पहले से होती है और इसे कहा जाता है नव पाषाण युग। जो नव पाषाण युग है इसका क्या मतलब होगा?
तो जो यदि हम नवपाषाण काल की बात करें तो इस समय जो हथियार थे थोड़े बड़े हो गए और क्या हो गए, उनका जो नुकीलापन था या बहुत वो धारीदार धारीदार बनाए जाने लगे। तो 3 कालों में बाँटा गया है। पहले हम देखे हैं आपका पूरा पाषाण काल, फिर है मध्य पाषाण युग या मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण युग या नवपाषाण काल। आगे देखते हैं बदलती जलवायु, कैसे जलवायु का परिवर्तन हुआ, कैसे जलवायु उस समय बदली। लगभग 12 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए, गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई ऐसे क्षेत्र थे जिसमें जैसे घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। इनकी उत्पत्ति होगी क्योंकि जलवायु थोड़ी गर्म हुई, घास फूस, पेड़ पौधे, वनस्पतियां उगने लगी, तो इस प्रकार के जानवर भी आएंगे उनको खाने के लिए। और ताकि ये लोग क्या किए कि उन्हीं घासों को खा करके जिंदा रहे। और जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आ गए। इनके खाने पीने की आदतों, प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। फिर आगे जा करके हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे होंगे कि ऐसे तो मिल ही रहा है, फिर इनको हम पालतू बनाते हैं ताकि अपनी आवश्यकता अनुसार भी इनको उपभोग कर सके। इनसे प्राप्त होने वाले दूध और फर, मांस आदि पदार्थों का हम अपने आवश्यकता अनुसार सेवन कर सकें। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन, खेती और पशुपालन में है कि इसी दौरान महाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे भी अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। तो इसमें देखिए कि शायद हो सकता है कि महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा और साथ भी वो सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने ऐसा करते करते देखा होगा और अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया कि वो तो अपने आप उग रहे हैं, इस समय में उग रहे हैं, यहाँ पे उग रहे हैं, इस प्रकार के जलवायु में उग रहे हैं। तो क्या करेंगे वो उनका उनके बीजों का संग्रहण करेंगे और फिर अपने आवश्यकता अनुसार अब बीजों का संग्रह करके अधिक क्षेत्रफल पे उगाना शुरू किए ताकि उनको और अधिक खाद्य सामग्री प्राप्त हो सके। और ऐसे ही धीरे 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 करके क्या हो गए, वो सब लोग कृषक बन गए होंगे या फिर उसी प्रक्रिया से बने। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वो क्या था, कुत्ते का जंगली पूर्वज था, यानी कुत्ते का ही जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को भी अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाया करते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। जिनको जो उनका पालतू होता था जानवर, उनकी वो जंगली जानवरों से सुरक्षा भी करते थे। और इस तरह धीरे धीरे पशुपालक वो बन गए होंगे। फिर कृषक बने तो उनसे फिर धीरे धीरे उनको पशुओं की भी आवश्यकता पड़ी बोझ ढोने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो कुछ जानवरों को ऐसे ही करके वो पालतू बना लिए, फिर ऐसे उनको पालतू बनाते गए और ऐसे वो पशुपालक बन गए। आइए आगे देखते हैं घरेलूकरण की प्रक्रिया क्या है। देखिए यहाँ दिया है कि लोगों द्वारा पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। देखिए जो पौधे तथा जानवर थे जिनको मनुष्य उस समय के जो मानव था वो अपनाया था, तो वो अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते थे। और या कह सकते हैं कि भिन्न तो होते थे, थोड़ा उनका स्वभाव था जो वो कम आक्रामक होते थे, जिन जानवरों को वो पालतू बनाते थे। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पे लोग उन्हीं जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यह नहीं कि लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठले अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनकी जो गुण है वो सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। अहिंसक होंगे तभी तो, नहीं तो हिंसक होंगे तो उन्हीं को नुकसान पहुंचा देंगे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर, कृषि के लिए अपनाए गए पौधे, जंगली जानवर सब पौधों से धीरे धीरे क्या होते गए, भिन्न भी होते गए। और मिसाल के तौर पर हम देखें तो जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग भी छोटे होते हैं। जिनको उन्होंने पालतू बनाया उनके दांत कम नुकीले, छोटे, सींग भी छोटी थी ताकि ये नुकसान न पहुंचा सके। यहाँ दिया है
जो मनुष्य था अनाज का उपयोग एक तो बीज के रूप में भी करता था, फिर खाद्य के रूप में उसका, उपहार के रूप में कुछ लोगों को वो जैसे हम लोग गिफ्ट देते हैं वैसे वो लोग उनको उपहार के रूप में अनाज ही दे दिए। उनके पास मड़ुआ, सामा उस समय इस प्रकार के धान, चावल, गेहूँ ये सारी चीजें हैं। मक्का तो उस समय उनके पास वही था, तो उसको वो गिफ्ट के रूप उपहार के रूप में दिया करते थे। और भंडारण के लिए भी इसका उपयोग करते थे ताकि जिस समय सूखा पड़ जाए, जिस समय अनाज न उपलब्ध हो सके उनका वो प्रयोग कर सकें। देखिए इसमें दिया है कि इन बीजों को उत्पादन होने में कुछ वक्त लगता है, इसमें कुछ दिन से लेके महीने या फिर साल, एक दिन में तो नहीं उग सकता है। देखिए इसमें महीनों से सालों तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पे लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेके फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम उसमें शामिल हो गए। कटाई के बाद अनाज के उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन, बीज दोनों ही रूपों में बचा के रखना आवश्यक है। जैसे हम भी अभी करते हैं, हमारे यहाँ अनाज होता है तो कुछ को बीज के रूप में रखते हैं, कुछ को रखते हैं कि खाने के लिए, कुछ को रखते हैं कि इसको बेचने के लिए ताकि हमें कुछ आर्थिक सहायता भी मिल सके। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की भी बात सोचने की पर ये सोचने लगे कैसे इनको सुरक्षित रखा जा सके। देखिए आगे देखते हैं हम जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। खाद्य भंडार लगता है आपको कि जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार है? तो हाँ, क्योंकि मनुष्य अभी भी बहुत सारे जानवरों का मांस खा रहा है तो वो खाद्य भंडार खाद्य के रूप में उपयोग कर ही रहा है। वैसे प्राचीन काल के भी लोग उनके कच्चे मांस का उपयोग करते थे। देखिए यहाँ दिया है कि जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। और दूसरे शब्द में कहें तो पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। पशुपालन करके भी हम कहें कि एक भोजन को सुरक्षित रख रहे हैं। भविष्य में यदि हमें समस्या हो रहा है अन्न का तो हम मांस का प्रयोग कर सकते हैं भोजन के रूप में। क्योंकि जब बहुत अत्यधिक जैसे भी भूख की तीव्रता बढ़ती जाएगी, लोग फिर सोचेंगे ठीक है मांस खा ही लेते हैं। आगे देखिए दिया है कि अस्थायी जीवन की ओर मानव कैसे गया। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पे झोपड़ियों, घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम। वर्तमान में कश्मीर में हमें मिलेगा बुर्ज होम जो है। यहाँ पे लोग क्या करते थे, गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें ये गटवास कहते थे, गटवास कहा जाता था। और इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां भी होती थी, सीढ़ियां भी बनाते थे उसमें। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी, तभी ठंड के मौसम में मिलेगी, नीचे उतर जाएंगे, गर्मी के मौसम में भी मिलेगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पे आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे, यानी गर्मी है तो घर के बाहर और सर्दी है तो घर के अंदर। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नव पाषाण युग का माना गया है कि हाँ ये नव पाषाण युग के हो सकते हैं। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए वो किया जाता था। आज आज हम यदि हजारों साल बाद भी देखें तो ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। और कुछ लोगों के घरों में होगा, अभी भी हमारे घरों में ये देखने को मिलता है कि ओखली और मूसल का प्रयोग प्रयोग तो नहीं होता उतना, लेकिन वो रखा रहता है, पहले हुआ करता था। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से ही बनाए जाते थे, पत्थरों के साथ साथ हड्डियों से भी। और हड्डियों का औजार जो बनाते थे वो काफी नुकीले होते थे। यहाँ पे देखिए ये नौ पाषाण के कुछ उपकरण दिया है, कुछ औजार दिया है, इस प्रकार के वो औजारों का प्रयोग करते थे। ये देखिए नव पाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अलंकरण का मतलब इस पे डिजाइन बनाया जाता था सुंदर लगने के लिए। इसमें बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं और दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था नवपाषाण काल में। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जा सकते थे। यहाँ पे देखिए कि क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहाँ कई जगहों पे स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन करने को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। वर्तमान समय में हम देखते हैं खाद्य संग्रहण या आखेट
ये सारी प्राचीन कहें कि सभ्यता या प्राचीन व्यवहार जो अर्थव्यवस्थाएं का कह सकते हैं कि प्राथमिक कार्य वर्तमान समय में भी विभिन्न विश्व में जो भी जनजातियां हैं जंगली क्षेत्र में निवास करती अभी भी ऐसा करती हैं। आइए ये देखते हैं, इसमें दिया है कि मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु के कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें देखते हैं, यह जो है ईरान में जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है जो है मेहरगढ़। इसमें दिया है कि मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ की स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना, भेड़ बकरी पालना सीखा होगा। यहाँ विभिन्न प्रकार के हमें जानवरों की हड्डियां मिली। इनमें हिरण और सुअर जैसे जंगली जानवरों और भेड़ और बकरियों की हड्डियां मिली। मैंने अवशेषों के आधार पर मैंने पता लगा कि हाँ ये हिरण, सुअर, भेड़ बकरियों की ही हड्डियां हैं और किसी जानवर की नहीं है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं और प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं। देखिए इसी चित्र की कर रहा है बात, यहाँ पे जो दिया है मेहरगढ़ का ये चित्र लिया गया है, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते थे। दिया कि इस घर में आयताकार घर बनाए जाते थे, 4 रूम का होता था। इसमें एक गृह घर का उपयोग करते थे भंडारण के लिए। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। और यहाँ पे मेहरगढ़ में उस समय जो मृत्यु होती थी उसकी काफी रिस्पेक्ट करते थे, उस जो मृत शरीर था, और उसके साथ उसके कुछ पसंदीदा उसके खाने के लिए उसके कब्र के साथ ही उसमें दफना देते थे। कुछ खाद्य सामग्रियां भी, उसके कपड़े, ये सारे दफना दिया करते थे। देखिए यहाँ दिया है कि यहाँ पे मतलब मेहरगढ़ में ऐसे बहुत सारी कई कब्रें मिली है। यहाँ पे एक कब्र का उदाहरण देके बताया कि एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। क्या सोच के दफनाया गया होगा, यह अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ये व्यक्ति मर गया है तो परलोक जाएगा तो वहां पे बकरी इसके साथ रहेगी, तो जाकर के वहां पे क्या करेगा, अपना बनाएगा मटन और खाएगा, तो इसलिए उसको दफनाया गया होगा ऐसे सोच के। ऐसा अवशेष मिला है, ये सत्य घटना वहां मेहरगढ़ का बता रहा है। और ये जो चित्र दिया गया है, ये चित्र उसी कब्र का ये चित्र लेकर के यहाँ पे दिखाया गया है कि इस प्रकार का उस कब्र में मिला है दृश्य। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।